What is art direction? The craft behind the camera. जब पर्दे पर एक कहानी जिंदा होती है, उसकी शुरुआत सिर्फ कैमरे से नहीं, एक ख्याल से होती है। हर शाही महल, हर पुरानी गली, हर घर, हर दीवार और हर छोटी सी चीज एक नई दुनिया रचती है। यही है आर्ट डायरेक्शन, जहां कल्पना को रूप मिलता है और कहानी को एक सोल यानी रूह। क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ सीन नहीं बनते, पूरी दुनिया बसाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम हारिस उमर खान है और मैं बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर का काम करता हूं और पिछले 39 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मैंने किए, काफ़ी काम किया है। तो अगर आपको मेरे काम के बारे में या मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट है www.harisumarkhan.com, आप इस पे जाके जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्या प्रोजेक्ट किए, डिटेल्स में है इसमें। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ज़्यादा डिटेल मतलब ज़्यादा हमने उसमें ज़्यादा डाला नहीं है एडवर्टाइजिंग में। साथ ही आपको मुझसे अगर कोई सवाल पूछना, मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मुझे ट्विटर अकाउंट, जो मेरा एक्स अकाउंट है, @HUSDQAN, इस पे आप इसे आप फॉलो करें और मुझसे सवाल जवाब करें, मेरे सेट के बारे में पूछें, मेरे बारे में पूछें, या और भी कोई जानकारी चाहिए तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरी शिक्षा जो हुई है वो मुंबई में हुई। मैं एज ए डॉक्यूमेंट पास आउट हूँ। साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक है बॉम्बे में, भाईकल्ला में, वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट का कोर्स किया है और उसके साथ ही पैरेलल मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। और मैंने काम सीखा है, हमारे गुरु हैं नीतीश राव, जिनके साथ काफ़ी साल मैंने गुजारा। उसके बाद फिर मैं नितिन देसाई के साथ 3 साल रहा हूँ और यहाँ से मैंने काम सीखा है। तो हम अब आगे का जो एपिसोड शुरू कर रहे हैं, पिछले एपिसोड में हमने रियल लोकेशन के प्रॉप्स और प्रॉप सोर्सिंग, सेट प्रॉप्स की प्रॉप सोर्सिंग, ये सब पे बात करी थी। रियल लोकेशन में हमने ये भी बात करी थी कि आप वहाँ के सभी की प्रॉप की कॉस्ट या अप्रॉक्सीमेबल कॉस्ट आप निकाल के रखें, क्योंकि बजटिंग उससे सहायता होगी। अभी जो आपको, क्योंकि हमारा डिज़ाइनिंग लेवल पे सब हो गया, सोर्सिंग में हमारा सब कुछ हो गया है, हमारा बचा है अभी सिर्फ सेट कंस्ट्रक्शन, जिसकी डिज़ाइन और प्लानिंग वगैरह सब हो चुकी है, खाली अब उसका बजट निकालना है। तो हम ये करेंगे कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन टीम है उनके साथ बैठेंगे, हमारा डायरेक्टर बैठेगा, हमारा सेट डिजाइनर बैठेगा और कंस्ट्रक्शन टीम के लोग बैठेंगे, जिसमें मिस्त्री होते हैं, अटेंडेंस मास्टर होता है, प्लस उसके साथ हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, जैसे पेंटिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे, म्यूरल डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे, थर्मोकोल आर्टिस्ट के इंचार्ज होंगे, साथ ही अपना मिनीचर वगैरह अगर है तो उसके ये लोग इंचार्ज बैठेंगे। सभी को डिज़ाइन दिखाई जाएगी और उसके बाद एक एक डिटेल वाइज कि भाई लेबर में क्या जा रहा है। तो लेबर के कानून जो हैं वो अलग अलग है, हमारे मुंबई में अलग है, चेन्नई में अलग है, हैदराबाद में अलग है, ऊटी में अलग है, कोलकाता में अलग है, दिल्ली में और लखनऊ वगैरह में यूनियन के रेट नहीं है, ऐसे पंजाब में भी नहीं है। लेकिन जब आप अपनी टीम लेके जाते हो तो उसको मुंबई रेट के हिसाब से पेमेंट की जाती है। इसमें बहुत सारे लेबर ऐसे हैं कि जो रेट के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, कि उनकी एक्सपर्टाइज होती है, तो उसको भी आप गौर करें और उसको भी नोट डाउन करें। लेबर हो गया, लेबर कंस्ट्रक्शन में अगर है तो प्लानिंग वाइज कि भाई पहले दिन हमने इतने लेबर रखे, काम थोड़ा कंट्रोल में आया तो उसको लेबर इतने कम कर दिए, दूसरा डिपार्टमेंट आ गया, दूसरा डिपार्टमेंट का आ गया तो उसका काम कंट्रोल में आ, तो तीसरा डिपार्टमेंट आ गया। ये जो
डिपार्टमेंट वाइज जो शेड्यूलिंग है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके सेट डिलीवरी पे असर करता है। तो आप ये करिए कि जैसे कि आपने काम शुरू किया, आपने काम शुरू किया, आपके हाथ में थोड़ा बहुत काम आ गया, वॉल वगैरह खड़ी हो गई है, तो आप पेंटर को ले आइए। पेंटर अपना पुट्टी करेगा, उसके बाद प्राइमर करेगा, पुट्टी करेगा, कलर के ऊपर काम करेगा। पेंटर पुट्टी करेगा और उसके साथ ही प्राइमर वगैरह करेगा, उसमें वो धीरे धीरे अपना काम कंट्रोल में लाएगा। पेंटर का काम अगर लगे कि आपको जो 40% 60% हो गया, इसके बाद के जो डिपार्टमेंट है, जैसे अगर क्योंकि आजकल कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए मोल्डिंग और जो है और ये डोर मोल्डिंग, वॉल मोल्डिंग, ये सब जो है ज़्यादातर थर्मोकोल में बन रही है, ये डायलोफोम में बन रही है, तो उनकी टीम को बिठा दीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा उनकी टीम को सेट कंस्ट्रक्शन के दूसरे या तीसरे दिन बाद ही बिठा दीजिए, तो उनको समय लगता है। और अपने एक असिस्टेंट को जरूर लगाइए कि भैया कितनी मोल्डिंग कितने फिट लग रही है, कितना कौन से सैंपल कौन से फिट कितने फिट लग रहा है, ये क्योंकि वो तो काम करते रहते, उनको काम करना है, दे वांट टू जस्ट फिल देयर डेज। तो आप अपने क्वांटिटी जरूर निकालिए, क्योंकि उसके बाद आप उनका कम करिए, बंद करिए, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और पेंटर हो गया, पेंटर के बाद आप आपके थर्मोकोल डिजाइनर हो गए। इसके साथ ही आप टेपिस्ट को ले आइए, क्योंकि टेपिस्ट मेरे हिसाब से पेंटर के पैरेलल ही आना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना काम करता रहेगा, उसको भी सब कुछ दिखता रहेगा। टेपिस्ट के साथ पेंटर की टीम आप बढ़ाइए। पेंटर की टीम में जो है काम जब आपका वॉल कंट्रोल में आ गई है, तो आप पेंटर का टीम बढ़ाइए, क्योंकि उनको ज़्यादा समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि मटेरियल पुट्टी वगैरह को सूखने में टाइम लगता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में सेट लगा रहे हैं और कहाँ लगा रहे हैं। मुंबई में लगा रहे हैं तो मुंबई में जो है हवा में नमी ज़्यादा होती है, तो सेट जो है जल्दी नहीं सूखता है। तो आप उतना टाइम उस पहले से प्रिपेयर कीजिए, उतना टाइम का ऐड कीजिए शेड्यूलिंग में। दूसरा जो है इनका होने के बाद आप म्यूरल आर्टिस्ट को लाइए, प्रॉप जो है मास्टर उसे लाइए, प्रॉप सोर्सिंग तो आपकी हो चुकी है। ये सब चीज़ें जो हैं इनकी जो शेड्यूलिंग है, वो शेड्यूलिंग वाइज आप सबका जो पेमेंट चार्ट है वो आप बना के रखिए, क्योंकि जो वो बजट है जब आप बैठेंगे तो वो सब ज़रूरी होता है। और सबसे पहले आप जो है मटेरियल आपका सेट पे जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कॉस्ट करिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ के रखिए, क्योंकि कब क्या छूट जाता है, क्या हो जाता है, कभी चीज़ आपने कैलकुलेट किया एक ट्रक में आएगा, नहीं आता है, तो 2 ट्रक की कॉस्ट पकड़िए। तो आपके बजटिंग में जो हो गई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई, मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गए, डिसमेंटल कॉस्ट जरूर पकड़िए कि डिसमेंटल के दौरान देखिए सेट कंस्ट्रक्शन होता है तो प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर देता है कि आपके उनके स्पॉट पर रहते हैं टी कॉफ़ी वगैरह, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह, लेकिन नॉर्मली डिसमेंटल में कोई रहता नहीं, क्योंकि वो अगले सेट पे मूव हो चुके होते हैं, अगले लोकेशन पे मूव हो चुके होते हैं। तो वो भी आप बजट में पकड़िए अपने कि डिसमेंटल के दौरान मेरे 20 आदमी रहेंगे, 25 आदमी रहेंगे, 4 ट्रक रहेगा, चाय का क्या इंतज़ाम है, खानों का क्या इंतज़ाम है। तो ये सब चीज़ें आप पकड़िए, ट्रांसपोर्ट ज़रूर पकड़िए। उसके बाद लोकल जो है कुछ लेबर पकड़िए। स्टूडियो में कर रहे हैं तो स्टूडियो स्टाफ में 1-2 स्टाफ को आप कुछ ना कुछ देना पड़ता है, क्लीनिंग का देना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिशियन को देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप बजट में पकड़िए। बजट आपका जब फाइनल हो जाता है मेरे हिसाब से इतने में, क्योंकि आपकी टीम बैठी है, आप लोग बैठे हैं, आपके असिस्टेंट बैठे हैं, प्रॉप मास्टर बैठा हुआ है, सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों ने अपने अपने इनपुट दिए हैं। तो आपका जो बजट अभी है, अब आप उस बजट को बजट शीट पे लिखिए। बजट शीट में आपको एक सैंपल यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, ये बजट शीट होती, आप इसको इस हिसाब से प्रेजेंट कीजिए। वैसे हर प्रोडक्शन यूनिट का अपना एक बजट शीट होता है, लेकिन मैं जिस पे भेजता हूँ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आपको वो बजट शीट को लेके बैठिए, तो उसमें सब कुछ पूरी
A to Z फ्रॉम फिल्म स्टार्ट होने से लेके अभी तक। और आप इसमें कंटिजेंसी में 4-5 दिन का रीशूट का भी पकड़ के चलिए, क्योंकि 4-5 दिन आपका रीशूट हो सकता है। तो वो कंटिजेंसी में हमेशा आप एक थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रखिए, क्योंकि वो रीशूट क्या होगा इसको आपको पता नहीं, कौन सा लोकेशन होगा ये पता नहीं, आउटडोर हो सकता है, रियल लोकेशन हो सकता है, सेट हो सकता है। तो ये जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसका कैसे बजटिंग करेंगे। तो इसीलिए कंटिजेंसी में आप थोड़ा सा ज़्यादा बजट पकड़िए और अपना एक मिसलेनियंस कॉलम डालिए, जिसमें आप जो आपका सेट लग रहा है या जो भी रियल लोकेशन है, इसमें भी कई बार चेंजेस होते हैं। तो वो मनी आप मिसलेनियस में डाल दीजिए, क्योंकि कंटिजेंसी तो आपका एक अलग कॉलम हो गया। कंटिजेंसी में वही डालिए जो आपका रीशूट हो या फिर अपना कुछ नया जो ऐड हो। मतलब नया ऐड के लिए मिसलेनियस बेटर रहता है कि मिसलेनियस में आपको जवाब देना नहीं पड़ता है। कंटिजेंसी में कम से कम आप बोल सकते हैं भैया ये रीशूट के लिए रखा है, अगर नहीं लगेगा तो आप रख लीजिए, नहीं दीजिए। तो लेकिन मिसलेनियस में आप ऐसे पैसे रखिए जो कि ऑन टाइम सेट मतलब ऑन सेट चेंजेस होते हैं। ऑन सेट चेंजेस में आपको कभी बोला जा सकता है कि भैया ये वॉल निकाल दो, या कैमरे के लिए, कैमरा मूवमेंट के लिए ये वॉल निकाल दो, या मुझे यहाँ पे एक डेस्क और दे दो, या यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस और कर दो, या फिर मुझे यहाँ पे एक स्टडी रूम बना दो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मिसलेनियस में आप डाल के रखिए। इसी तरीके से जब आप रियल लोकेशन पे जा रहे हैं तो रियल लोकेशन में बहुत सारे जो है ऐड ऑन हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि जिस घर की आपने बात करी है वो घर, क्योंकि उसी वक्त तो आपने शूट किया नहीं है, आपने 10-12 दिन उसको सोचने का मौका दिया, 15 दिन दिया। अब वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं देना है, शूट के लिए मुझे नहीं देना है, तो आपको कोई दूसरा लोकेशन ढूंढेंगे वो, और दूसरे लोकेशन को आपको क्रॉप इन करना पड़ेगा या चेंजेस करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि उससे घर सेम हो गया, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। तो ये सब जो पैसे जो इमरजेंसी मनी है वो आप मिसलेनियस में डालिए, और कंटिजेंसी में आप जो वैसे पैसे रखिए जो कि रीशूट के लिए हो सकता है, या कुछ नई, क्योंकि प्रॉप में भी कभी कभार ये होता है कि जब आपने जो एक्शन प्रॉप लाई हुई है और जब आप सेट पे जाते हैं तो पता चला कि कॉस्ट्यूम और प्रॉप मर्ज हो रहे हैं, तो कॉस्ट्यूम तो नहीं चेंज होगा क्योंकि नॉर्मली हम ही को चेंज करना पड़ता है। तो आप वो भी पैसा जोड़िए। इसके साथ ही जो है अपने कलर स्कीम कभी कभी चेंज हो जाती है सेट की या रियल लोकेशन की। वो इसलिए होती है कि जैसे लाइटिंग हुआ और ये हुआ वो हुआ तो उनको लगता है कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर सीन के हिसाब से नहीं जा रहा है, क्योंकि जो आपने पहले मूड बोर्ड भेजा है या डिज़ाइन भेजा है छोटे से पेपर पर रहता है, A4 साइज में या A3 साइज में, लेकिन जब आप रियल लोकेशन में जाते हैं तो आपके सामने पूरा पूरा घर खड़ा होता है, तो वो कलर कभी कभी हैवी लगता है या फिर आपको टैकी लगता है, तो उसको भी कलर स्कीम चेंज हो सकती है। तो ये जो पैसे हैं ये आप बजट में ज़रूर जोड़िए। प्रॉप में बहुत सारी चीज़ें हैं। पता चला जब हमने सब कुछ सेटअप कर दिया तो हमें खुद ही लगता है कि नहीं यार ये डाइनिंग टेबल 8 सीटर की जगह 6 सीटर हो तो बेटर है, तो आपका ट्रांसपोर्ट ऐड होएगा, फिर आने का ट्रांसपोर्ट होएगा, जाने का ट्रांसपोर्ट होएगा, क्योंकि आप सामान रिटर्न करेंगे दूसरा लाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये आप बजट में ज़रूर पकड़िए। लेबर में बहुत सारी कभी कभार ये होता है कि आपने प्लान किया कि मैं 20 आदमी रखूँगा, लेकिन काम स्लो हो गया या बरसात हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो आपको जो 20 लोग लेबर 2 दिन रखने थे वो आपको 3 दिन या 4 दिन रखने पड़ सकते हैं। तो ये भी आप एक पैसा जोड़ के रखिए, क्योंकि ये 20 लेबर बोले तो आपके कम से कम 2-3 लाख रुपए हो जाते हैं, तो आप उसको भी जोड़ के रखिए। शूटिंग में इसी तरीके से आपने सोचा कि मैं ये चीज़ यहाँ से ले आऊँगा, लेकिन वहाँ पे नहीं मिली लोकेशन, रियल लोकेशन पे, तो आपको वहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब आप जोड़िए, और इसके बाद फिर आप 20-25% एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए। कंटिजेंसी पैसा अलग है, ये 20-25% अलग है, क्योंकि ये जब आप करके रखेंगे तब आप सेफ रहेंगे। और कोशिश ये करिए कि पैसा
20-25% जो है वो आप अपने तक रखिए, अपनी टीम को ना बताइए ना प्रोडक्शन को बताइए कि भैया ये मेरा 20-25% बजट एक्स्ट्रा नहीं है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपने बताया कि ये बजट है। आप भले 20-25 की जगह 40% बढ़ाइए और 20% कम कर दीजिए, ये तरीका है। तो उससे क्या होगा कि आप सेफ रहेंगे, आपके पास फंड भी है, आपके पास सुकून भी है, और आपको पता है कि अगर ये मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है तो मेरे पास पैसा है, मैंने मिसलेनियस में डाल के रखा हुआ है। तो ये जो है कंटीजेंसी अलग है, कंटीजेंसी को आप कभी मत छेड़िए, क्योंकि वो पूछेंगे कंटीजेंसी में आपने क्या किया, तो वो पैसा आप मत छुइए, आप उसको अलग ही रखिए। अब आ गई बात कि अब आप बैठेंगे उनके साथ बजट लेके, क्योंकि आपने पूरा अपना, अब आपके साथ डायरेक्शन टीम नहीं बैठेगी, ना सिनेमाटोग्राफर बैठेगा। आप प्रोडक्शन, आप और उनके जो फाइनेंस के टीम है वो लोग बैठेंगे आपके साथ। आप अपना वहाँ पे डायरेक्टर को ले जाइए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर को ले जाइए, बेसिकली कंस्ट्रक्शन मैनेजर को ले जाइए, तो वो उसे ज़्यादा नॉलेज होती है कंस्ट्रक्शन के बारे में, वो बात कर सकता है। प्रॉप मास्टर लेके जाइए, और जो आपने उनका अपना और जो आपने एस्टिमेट निकाले हुए हैं, वो एस्टिमेट की एक शीट पूरी आप बनाइए। वो एस्टिमेट की शीट आप साथ में कैरी करिए, और कोशिश ये करिए कि वो जो एस्टिमेट हो वो वेंडर के लेटर हेड पे हो, या दुकानों के कोटेशन पेपर पे हो। इससे क्या थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा उसके बारे में रीजंस नहीं देने होते। आप सीधे बोलिए भैया ये एस्टिमेट है, आप जाइए तो डायरेक्ट से बात कर लीजिए, आप सप्लायर से, वेंडर से डायरेक्ट बात कर लीजिए। ये आपके एस्टिमेट से आप कैरी कर रहे हैं, आपके पूरी डिज़ाइन को कैरी कर रहे हैं, आपका पूरा लुक कैरी कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जो, अगर आज की डेट में सीनियर प्रोडक्शन वाले बहुत कम है जिनको पता है कि सेट बनाना क्या होता है, सेट लगने पे क्या सामान लगता है, क्या नहीं लगता है। तो आप ये करिए कि लुक जरूर लेके जाइए, और लुक में आपकी प्रॉप जो लिस्ट है, प्रॉप लिस्ट का विजुअल भी साथ में कैरी करिए। मैं उसकी एक शीट, एक्सेल शीट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ बनाइए। इसमें क्या होता है कि पूरी प्रॉप के फोटो भी आ गए, उसकी समझ में आएगा कि भाई लालटेन है तो यहाँ लालटेन ये है, या यहाँ पे मैं मटका ले रहा हूँ तो ऐसा मटका ले रहा हूँ, कि मटके कई तरह के आते हैं। अगर मैं लैंप ले रहा हूँ तो मैं लैंप ऐसा ले रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस फोटो, ये मेरा अप्रूवल फोटो, तो वो उसकी समझ में आ जाता है। और उसके आगे आप कॉस्ट लिख दीजिए कि भाई ये अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट हमें ये आई हुई है, और ये पूरे लोकेशन का ये कॉस्ट है। तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई, आपकी प्रॉप कॉस्ट आ गई, आपका पेंटिंग का कॉस्ट आ गया, फर्नीचर की कॉस्ट आप जरूर पकड़िए फर्नीचर में, तो वो थोड़ा सा आप बफर पर रखिए वहाँ पे। उसके बाद जो है आपकी कुछ स्पेशल आपको रिक्वायरमेंट आती है सिनेमाटोग्राफर से कि हमारे लिए ये बना दो, हमारे लिए ये शैडो का ये बना दो, हमारे लिए ये बना दो, हमारे लिए 4 ये बना दो। तो वो चीज़, वो बजट भी आप उसको एक सेपरेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखे कि सिनेमाटोग्राफर की ये कॉस्ट बजट आई हुई है। उसी तरह कोरियोग्राफर की अपनी रिक्वायरमेंट आती है, तो कोरियोग्राफर की रिक्वायरमेंट अगर वो नॉर्मली अगर सेट है तो वो सेट कॉस्ट में बहुत कुछ आ जाता है, जो सेट लग रहा है गाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट तो सेट की कॉस्ट में आ जाता है। लेकिन कभी कभार उनकी तरफ से कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट भी आ जाती है कि मुझे ये एक छोटी सी प्रॉप चाहिए, मैं ये संतरे में यूज़ करूँगा, ये करूँगा, तो वो बहुत कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ता है, बहुत बनाना पड़ता है। तो ये जो प्रॉप्स है कोरियोग्राफर की और सिनेमाटोग्राफर की, उसी तरीके से फाइट मास्टर की रिक्वायरमेंट आती है कि उसे 25 गद्दे चाहिए, 500 बॉक्सेस चाहिए, उसको रैक बना के चाहिए। तो ये जो कॉस्ट है ये सब आपने सेट पर नहीं पकड़ी होती है, ये सब कॉस्ट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लिखनी होती है। आप सभी से मिलिए बजट में बैठने से पहले, सभी से मिलिए, सभी की रिक्वायरमेंट लीजिए, और इन सब में भी आप एक थोड़ा सा बफर पकड़िए कि लास्ट मोमेंट में भी इसमें और एक्स्ट्रा एडेड रिक्वायरमेंट आ जाती है। क्योंकि शूट होने से पहले 20 दिन पहले समय रहता है, तो वो कोरियोग्राफर सोचता रहता है और वो बोलता है नहीं ये चीज़ ऐड करें,
आप तब बोल नहीं सकते कि भैया ये दो। हाँ, कुछ बड़ा हो, कुछ अलग हो, तो आप प्रोडक्शन से बात कर सकते हैं कि यार ये अभी ये रिक्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है आप अपने बजट में पकड़िए। ट्रांसपोर्टेशन पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत पैसा ट्रांसपोर्टेशन में घुस जाता है जो हमें पता भी नहीं चलता है। और ट्रांसपोर्टेशन इस वक्त बहुत महंगा है। छोटी छोटी चीज़ों में एक सामान लाने के लिए आपको 400-500 रुपये चले जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जितना ज़्यादा हो सकता है पकड़िए। ये आप नोट पे लिखिए, जितना ज़्यादा आपका हो सकता है। जैसे मैंने कहा, एस्टिमेट जितने भी आप कोटेशन आई हो सब तो उन्हीं के लेटर रेट पे, उन्हीं की बिल पे, उन्हीं के कोटेशन पेपर पे लीजिए। आपने ये सब चीज़ें ले ली, कंटिजेंसी आपने बना ली, बजट प्रेजेंट करिए, क्योंकि ये आपका जो बजट की मीटिंग है ये बार बार नहीं होने वाली, इसी में आपका सब कुछ फाइनल होने वाला है। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि वो कुछ ना कुछ कम करेंगे। ये आप जरूर ध्यान में रख के चलिए कि प्रोडक्शन की टीम जो है वो कुछ ना कुछ कम करेगी, तो आप उस हिसाब से उसको अपना बफर पकड़ के चलिए। जब आप बैठते हैं उनके साथ, आपने अपना पूरा प्रेजेंट कर दिया, अब पेमेंट शेड्यूल होता है कि भैया आपको पेमेंट शेड्यूल, वो बोलेंगे हम इस तरीके से देंगे, आप बोलिए नहीं हमें इस तरीके से चाहिए। आप 3 टीमें बनाइए, तीनों टीम का आप बजट में पकड़िए, कोई कंटिन्यूअस शूट है और लोकेशन शिफ्टिंग हो रही है तो आपकी जरूर से जरूर 3 टीम लगेगी। कंस्ट्रक्शन टीम जो फॉरवर्ड चलेगी, उसके बाद जो प्रॉपिंग टीम रहेगी वो उसके पीछे चलेगी, और फिर शूटिंग टीम चलेगी, और फिर पीछे डिसमेंटल टीम चलेगी। तो ये आप उस हिसाब से फंडिंग की जो इंस्टॉलमेंट है वो उस हिसाब से आप मैनेज करिए कि भैया शूट फिल्म शुरू होने से पहले 20 दिन मुझे पहले पैसे दे दो। तो एटलीस्ट आप एक्शन प्रॉप्स जो भी है वो सब लाके शो एंड टेल कर सकते हैं। सेट प्रॉप्स आप जाके उनको फंड दे सकते हैं, उनको फंड कंपनी को बोलिए कि उनको चेक भेजिए, ड्राफ्ट भेजिए, ट्रांसफ़र करिए, तो आपका प्रॉप लॉक हो गई, फर्नीचर्स लॉक हो गए। अब आपका एक्शन प्रॉप भी आपने पूरी खरीद ली है, और आप कोशिश ये करिए कि 7 दिन पहले डायरेक्टर को और सिनेमाटोग्राफर को कॉस्ट्यूम वाले के साथ शो एंड टेल करिए। शो एंड टेल इन द सेंस की पूरी एक्शन प्रॉप आप एक किसी टेबल पे लगा दीजिए और सीन वाइज लगाइए। ये सीन में ये कैरी कर रहा है, ये पीछे पड़ा हुआ है, ये किचन है, ये बैग है, ये पर्स है, ये फ़ोन है। तो शो एंड टेल में अगर उस वक्त कुछ चेंजेस हुए, डायरेक्टर ने बोला नहीं यार इसका कलर शेड अच्छा नहीं है या ये अच्छा नहीं, तो आपके पास 7 दिन रहते हैं चेंज करने के लिए। शो एंड टेल बहुत ज़रूरी है फिल्म के लिए। तो अगर सेट लग रहा है सबसे पहले, तो आप सेट पे कोशिश ये करिए कि 2 दिन पहले आपका मटेरियल गिरे। जैसे 4 तारीख को आपका सेट लग रहा है तो आपका 3 तारीख को और 2 तारीख को आपका मटेरियल गिरना शुरू हो जाए। 2 से 3 में आपका मटेरियल गिर जाएगा और 4 तारीख को वर्कर आके सीधे काम शुरू करेंगे। उनको वेटिंग में करिए, क्योंकि आज की डेट में वर्कर सबसे महंगे हो गए। आपका सेट हो गया, क्रॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया, फंड का शेड्यूल हो गया। अब आप इत्मीनान से इंतज़ार कीजिए शूटिंग शेड्यूल, शूटिंग के डेज का। उसका जो प्रोसेस है कि अब हम शूटिंग में कैसे जाएंगे वो मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करूंगा। जो फंड की बात हो गई यहाँ पे, ये मैंने आपसे फंड की पूरी बात कर ली, बजट की पूरी बात कर ली। बजट प्रेजेंटेशन जो है उसका मैंने आपको प्रोफार्मा दे दिया, हर चीज़ दे दी। अब खाली आपसे को यही कहूँगा कि अगला एपिसोड भी जरूर देखें, जिसमें हम शूट तक कैसे तैयारी करते हैं वो उसके बारे में मैं डिटेल से आपसे बात करूँगा। तो अब जो है आ गया वक्त मेरा वो एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो यहाँ पे मैं मेरी फिल्म थी पहेली, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सबसे बड़ी बात जो उसमें क्लाइमेक्स है, जो रेगिस्तान बना था वो सेट लगाया था उसका। ये फोटो आप देखिए, ये पूरा सेट है। तो एक दिन मैं सेट पे नॉर्मल की तरह अपना काम कर रहा था। यहाँ पे भी मैं एसोसिएट था और सेट पूरा मेरे अंडर लग रहा था। पूरा सेट, हर चीज़, सब कुछ मेरे अंडर थी, क्योंकि राजस्थान के सेट में मैं मास्टर हूँ। मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं आग बंद करके राजस्थान का कोई भी विलेज लगा सकता हूँ, कोई भी हवेली लगा सकता हूँ, सब कुछ लगा सकता हूँ। तो मैं अपना सेट पे काम कर रहा था, अचानक मुझे प्रोडक्शन से कॉल आई कि उमर भाई आपको शाहरुख सर बुला रहे।
तो वहीं सेट पे ही फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ था, तो वहीं सेट पे ही सबके मेकअप रूम बने हुए थे और बहुत लेविशली हमने बनाया था। तो वहाँ पे शाहरुख का मेकअप मैन था, जितने भी आर्टिस्ट थे सभी के अपने अपने इंडिविजुअल मेकअप मैन थे, विद प्राइवेट गार्डन के साथ। छोटा सा गार्डन हमने बनाया था, हर चीज़ उसमें थी। तो मैं गया भाई शाहरुख सर की कैब मेकअप रूम में गया तो देखा वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। अमिताभ बच्चन सर बैठे हुए थे, शाहरुख बैठे हुए थे, उनके प्रोडक्शन की टीम बैठी हुई थी। शाहरुख सर ने मुझसे बोला कि अमित जी आपसे बात करना चाहते हैं। वहाँ मेरे पीडी भी थे, तो पीडी ने बोला कि भाई आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं अमित सर। तो मैं बोला सर, तो बोले यार मेरी कमर में पेन है और मैं 6 घंटे ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा कार में बैठ के जैसलमेर के लिए, तो आप ढोरे लगा सकते हो। ढोरे जो है वो रेगिस्तान में जो ड्यून्स होते हैं उससे बोला जाता है, वहाँ की लगेगी। तो मौला हाँ सर लगा सकते हो। तो मेरे पीडी ने बोला भाई सोच ले। मौला सोचना क्या है, तो मुझे पता है, उन्होंने बोला तो मैं लगा सकता। तो उन्होंने वही कहा कि मैं जयपुर उतर के मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता, मेरी कमर में बहुत पेन हो जाएगा, तो आप ये सेट लगा दो। तो सभी ने मेरी तरफ देखा, बोला सर ठीक है मैं लगा दूंगा। तो बोले क्या बोल रहे हैं, समझ रहे? बोला हाँ सर ड्यून्स लगाने हैं। तो बोले कहाँ लगाओगे? बोला सर हेलीपैड पे लगाऊंगा। हेलीपैड एक लोकेशन है फिल्म सिटी में, तो जहाँ पे पीछे कुछ नहीं देता, सिर्फ दिखता है, सिर्फ स्काई दिखता है, हाइट पे है, काफ़ी हाइट पे, एक प्लेट्यू जैसा है। तो बोले ठीक है शुरू कर दीजिए काम। तो उनकी प्रोडक्शन टीम ने मुझसे उसी दौरान पूछा कि उमर भाई बजट क्या रहेगा? तो अमिताभ सर ने बोला मैं बजट की टेंशन मत करो, आप उमर आप लगाइए। शाहरुख सर ने मुझे बोला कि हो जाएगा टाइम पे। बोला हाँ सर हो जाएगा। वहाँ से मैं निकला, अब बोल तो दिया मैंने अंदर, क्योंकि उस वक्त आपके पास सोचने का समय नहीं होता। और मैंने ये सीखा है अपनी लाइफ में कि किसी चीज़ को ना मत बोलिए। तो मैं निकला और उसके बाद आया, बैठा हमारे प्रॉपर रूम में बैठा, और मैंने फिर प्लानिंग करी और उसको एग्जीक्यूट किया। उसका ये फोटो आप देखिए। शूट के दिन जब दिन शूट था उस दिन मैं नीचे सेटअप लगा रहा था, दूसरा सेटअप लगा, टाइटल का सेटअप लगा रहा था, फिल्म का टाइटल शूट होना था, तो उसका सेटअप लगा रहा था। अब तक ऊपर से वॉकी टॉकी पे पैसे जाके सेट पे बुला रहे हैं, शाहरुख सर बुला रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ टेंशन हो गई, तो मैं भागा गाड़ी में बैठा, कार में ऊपर गया। वहाँ गया तो अमित सर ने बोला कि अरे आइए आइए, आपने ये सेट लगाया बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें एक कमी है। अब जैसे उन्होंने कमी बोली तो मेरा तो पूरा फेस डाउन हो गया, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। तो बोले यहाँ खड़े हो जाइए, आपने कुछ गौर किया, आप कभी रेगिस्तान गए? बोला सर रेगिस्तान गया हूँ तभी तो ये सेट लगाया। तो बोले वहाँ क्या होता है? तो मैं मतलब उस वक्त, क्योंकि एक तो आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, अपने से ज़्यादा बड़े एक्सपीरियंस के उससे बात कर रहे हैं, और आपका माइंड उस वक्त काम नहीं करता, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो बोला सर नहीं, मैं आप प्लीज़ आप बताइए क्या करनी। तो बोले वहाँ सैंड उड़ती रहती है और ड्यून से सैंड उड़ के फेस पे आती है। तो हम एक हाइट पे, वहाँ पे एक ड्यून्स जो मैंने बनाया था करीब 8 फीट हाइट था, और उसके सामने खड़े थे। तो जो अगर रियल ड्यून्स में जाएंगे तो जो सैंड बारीक बारीक उड़ती रहती है वो आपके फेस पे बारीक बारीक आके लगती रहती है। बोले ये नहीं हो रहा है। तो बोला सर हवा नहीं। बोले नहीं, हवा क्रिएट कीजिए। फिर मैंने वहाँ फैन मंगाए और सैंड हल्के हल्के उड़ाया और वो शॉट हुआ। तो उसके लिए मुझे बहुत तारीफ मिली। और ये मैंने आपको फिर से ये फोटो लगा हुआ है ड्यून्स का, आप देखिए और अप्रिशिएट कीजिए मुझे। और मैं यही चाहूँगा कि आप अगला एपिसोड भी जरूर देखिए, जो कि फाइनल एपिसोड रहेगा आर्ट डायरेक्शन में। उसके बाद मैं फिल्म मेकिंग के बारे में बात करूँगा। तो फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट है www.harisumarkhan.com। और आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो मेरे ट्विटर या एक्स अकाउंट पे @HUSDPAN, इस पर आप कनेक्ट होइए। और यहाँ पे मैं ज़रूर जोड़ दूंगा कि आप कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए, जिससे कि मैं मिल सकता हूँ। आपको मैं अपने बारे में पूरे पिछले सभी एपिसोड में अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करिए। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बारे में मेरी वेबसाइट पे देखिए और खुद जज कीजिए कि मैं क्या हूँ।
क्योंकि अपने आप से तो लोग हमेशा तारीफ करते हैं अपने आप की, लेकिन मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। धन्यवाद। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि अगर आपके पास जो रियलिस्टिक लोकेशन आपकी सीन में है जिसको आपको सेटअप लगाना है, उसका कुछ रेफरेंस आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या स्टेप उठाएंगे, क्या कदम उठाएंगे? और जो पिछले एपिसोड का सवाल था कि पहले डबल रोल कैसे शूट किया जाता था, तो उसे ड्यूब कहते थे। उसमें एक लैब में प्रोसेस होता था जिसमें कि दो निगेटिव एक साथ चलाए जाते थे, एक ही सिंक करके एक फ्रेम में, और फिर वो तीसरा निगेटिव बनता था जिसे ड्यूब कहते थे। उसका मैंने इमेज का प्रोसेस का जो इमेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे ड्यूब कहते हैं, जिसमें दो निगेटिव चलते हैं और थर्ड निगेटिव जो है एक्सपोज होता है। उसी तरीके से मैंने आपसे पूछा था कि जो मूविंग शॉट थे पहले कार में बैठते हुए, ट्रेन में चलते, वो कैसे शूट होता था? उसे मिक्सर कैमरे पे शूट करते थे, जिसमें दो सेटअप होता था, एक प्रोजेक्टर होता था और एक कैमरा होता था, और दोनों की जो फ्रेम है वो सिंक होती थी, कि प्रोजेक्टर की भी जो फ्रेम है और कैमरे की फ्रेम दोनों सिंक होती थी, तो आपको कुछ सेम रियल लगेगा। उसका भी प्रोसेस का इमेज मैंने यहाँ पे आपको लगाया हुआ है। हम सिर्फ सेट नहीं बनाते, हम वक्त बनाते हैं। कभी मुगल दौर, कभी मुंबई की गलियां, कभी एक छोटा सा गांव, और कभी एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ कल्पना में थी। आर्ट डायरेक्शन वो हुनर है जो सपनों को ईंट, लकड़ी, रंग और रोशनी से हकीकत बना देता है।